चूँकि इस चैप्टर का नाम फिज़िकल क्वांटिटीज़ और मेजरमेंट्स हैं, तो हम देखेंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं डैट कैन बी मेजर्ड, यानी जिनको मेजर किया जा सकता हो। अब नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होंगी? डैट कैन नॉट बी मेजर्ड, जिनको मेजर ना किया जा सकता हो। डैट कैन नॉट बी मेजर्ड। अब हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ की एग्जाम्पल्स क्या हो सकती हैं? ऐसी कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जिनको आप मेजर कर सकते हैं? इनमें पहली क्वांटिटी हो सकती है लेंथ, यानी ये एक पॉइंट है आपके पास, ये एक दूसरा पॉइंट है, तो आप क्या करेंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की जो लेंथ है एक स्केल की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। वहीं एक और फिज़िकल क्वांटिटी हम लेते हैं, वो है हमारे पास स्पीड। तो क्या स्पीड को मेजर किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल मेजर किया जा सकता है। कोई बॉडी जो है वो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मूव करती है, हमें नहीं पता उसकी स्पीड क्या होती है, हम उसका ये कवर किया हुआ डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। हम फ़र्ज़ करते हैं ये डिस्टेंस हमारे पास d है। अगर हमें ये पता हो कि इस पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो उसने t टाइम में अगर कवर किया है, तो इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हम बता सकते हैं कि उस बॉडी की स्पीड कितनी होगी। स्पीड को v से डिनोट किया जाता है। इसके अलावा फिज़िकल क्वांटिटी में मैस आ जाता है। अब मैस जो है, क्या हम ये मेजर कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे आपके पास ये कोई एक बाट है, हमें नहीं पता इसका मास कितना है, हम एक तराजू लेते हैं या एक तकड़ी लेते हैं या एक बैलेंस लेते हैं जिसमें हम 1 किलोग्राम का मास रखते हैं। ये हमारे पास दूसरा मास 1 kg का है। हम दोनों के कंपैरिजन से ये बता सकते हैं कि इस वाले का मास कितना होगा, तो हम मास को भी मेजर कर सकते हैं। एक और क्वांटिटी जिसे मेजर किया जा सकता है वो हमारे पास हो सकती है फोर्स। क्या हम फोर्स को मेजर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हम फोर्स को मेजर कर सकते हैं। आप इस एक बॉक्स के ऊपर कितनी फोर्स लगाकर इसको इस तरफ को धकेल रहे हैं, या इस बॉक्स के ऊपर फोर्स लगाकर आप कितनी फोर्स से इसको खींच रहे हैं, तो आप इसके ऊपर लगाई गई फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ में हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज़ आ जाती हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल हो सकती है पेन। क्या आप पेन को मेजर कर सकते हैं कि मुझे इतना पेन हो रहा है या मुझे इतना पेन हो रहा है? नहीं, हम पेन को मेजर नहीं कर सकते। इसके अलावा हम कलर को मेजर कर सकते हैं? नहीं, हम कलर को मेजर नहीं कर सकते कि फ़लाँ रेड कलर जो है वो इतना डार्क है और फ़लाँ रेड कलर इतना लाइट है। इसके अलावा टेस्ट, क्या हम ये मेजर कर सकते हैं कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा नमकीन है या कितनी ज़्यादा मीठी है? नहीं, हम इसका पैमाना नहीं बना सकते। वहीं हमारे पास एंगर, ये भी एक नॉन फिज़िकल क्वांटिटी है। हम ये नहीं बता सकते कि एक इंसान को गुस्सा कितना आया हुआ है और दूसरे को कितना है। तो ये हमारे पास नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ की एग्जांपल्स हुई। हम चूँकि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ पर अपनी तवज्जो रखेंगे, तो हम देखेंगे हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं उनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। हम देखेंगे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की करैक्टरिस्टिक्स। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की दो मेन करैक्टरिस्टिक्स हैं। अब करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? करैक्टरिस्टिक्स मतलब खसूसियात, ऐसी खसूसियात जिनकी बिना पर हम दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, दोनों का मुआवजा कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग जान और पहचान सकते हैं। तो जो दो मेन फिज़िकल
करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हैं हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू। अ फिजिकल क्वांटिटी हैज़ न्यूमेरिकल वैल्यू या न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड। वहीं दूसरी तरफ एक फिजिकल क्वांटिटी जो है वो यूनिट भी रखती है, यानी अ फिजिकल क्वांटिटीज कैन हैव न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। अब हम देखते हैं कि न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और यूनिट का क्या मतलब है। जैसे ये हमारे पास 140 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब ये है कि एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस 140 सेंटीमीटर तक हो सकता है। हम ये कह सकते हैं कि कोई पर्सन है, उसकी हाइट जो है आपके पास वो 140 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ये 140 सेंटीमीटर किसी भी चीज़ की लेंथ हो सकती है। अब यहाँ पर आपके पास जो 140 होगा, ये 140 आपके पास न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड कहलाएगी। वहीं दूसरी तरफ cm यानी सेंटीमीटर यूनिट कहलाएगा। आप किसी भी चीज़ की लेंथ मेजर करना चाहते हैं या किसी भी पर्सन की हाइट बताना चाहते हैं तो आप ये नहीं कहेंगे कि फ़लाँ पर्सन की हाइट 140 है। आपको साथ में ये बताना पड़ेगा 140 सेंटीमीटर है, 140 मीटर है या 140 फीट है। हमें साथ में यूनिट बताना पड़ेगा। आप ये भी नहीं कह सकते कि किसी पर्सन की हाइट सेंटीमीटर है। आपको साथ में बताना पड़ेगा कि कितने सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है या 140 सेंटीमीटर है। तो हमें किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को बताने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसकी मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट। इसी तरह से अगर हम एक दूसरी मिसाल लें, वो हमारे पास हो सकती है मास की। जैसे आप किसी शॉप पर जाते हैं और कहते हैं मुझे 5 kg चीनी दे दें, शुगर दे दें या कोई भी दूसरी चीज़ दे दें, तो आप क्या कहेंगे कि 5 इसमें जो है वो हमारे पास मैग्नीट्यूड है। 5 इज़ मैग्नीट्यूड और किलोग्राम आपके पास यूनिट है। अगर आप ये जाकर कहेंगे कि मुझे 5 शुगर दे दें तो ये कोई सेंस नहीं बनाता। आप यूनिट के बगैर सिर्फ मैग्नीट्यूड से चीज़ों को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। आपको साथ में यूनिट बताना होता है। अगर आप जाकर कहेंगे कि मुझे किलोग्राम चीनी दे दें या शुगर दे दें तो वो समझ नहीं पाएगा। वो आपसे पूछेगा कि कितने किलोग्राम आपको चीनी चाहिए, 1, 2, 3, 4 या 5। तो आपको फिज़िकल क्वांटिटी को बताने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, मैग्नीट्यूड और यूनिट। अब हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ की दो टाइप्स होती हैं, जिनमें हमारे पास आ जाती हैं बेस क्वांटिटीज़, बेस क्वांटिटीज़। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास आ जाती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? बेस क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो बेस प्रोवाइड करती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें आपके पास ईंटें हैं, सीमेंट है, बजरी है। इसका मतलब है आपके पास ईंटें, सीमेंट, बजरी, सरिया और इमारतें बनाने का, बिल्डिंग्स बनाने का बहुत सारा दूसरा सामान है। तो वो जो सामान है वो हमारे पास बेसिस होंगी। और ड्राइव्ड हमारे पास क्या होगा? ड्राइव्ड हमारे पास जो हम उन चीज़ों से बना के लाएंगे। जैसे हमारे पास सीमेंट, बजरी, सरिया वगैरह ये सारी चीज़ें तो सेम रहती हैं, लेकिन हम उनकी मदद से मुख्तलिफ़ तरह की बिल्डिंग्स बना लेते हैं। जैसे
हम उन्हीं की मदद से घर बना लेते हैं, उन्हीं की मदद से हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनती है, उन्हीं की मदद से एक मॉल की बिल्डिंग बनती है। इस तरह से जो उनकी बेसिस हैं वो तो हमारे पास सेम रहती हैं, लेकिन उनसे मिलकर बहुत सारी दूसरी नई चीज़ें बन जाती हैं, तो वो हमारे पास डिराइव्ड कहलाती हैं, डिराइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज़। तो बेस क्वांटिटी डेफिनेशन क्या होगी आपके पास? बेस क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं ऑन द बेसिस ऑफ विच other quantities are expressed. Other quantities are expressed. वहीं दूसरी तरफ हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होंगी? ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ जो बेस क्वांटिटीज़ से मिलकर बनी होती हैं, that are expressed in terms of बेस क्वांटिटीज़। ऐसी क्वांटिटीज़ जो बेस क्वांटिटीज़ की मदद से मिलकर बनी हों। अब इनकी एग्जाम्पल्स क्या हो सकती हैं आपके पास? बेस क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जो बेस प्रोवाइड करती हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए। तो ये चंद एक ही बेस क्वांटिटीज़ आपके पास हो सकती हैं जो मिलकर बहुत ज़्यादा ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ बना सकती हैं, जैसे सीमेंट, बजरी, सरिया वगैरह। ये कुछ क्वांटिटीज़ हैं, ये तो सेम ही रहती हैं, ये चेंज नहीं होती। ये मिलकर डिफरेंट तरह के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बना सकती हैं। तो इसी तरह से बेस क्वांटिटीज़ हमारे पास कुछ ही होती हैं, जैसे लेंथ, यानी एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट के दरमियान की ये वाली लेंथ हमारे पास कितनी है। इसके अलावा मैस, यानी किसी बॉडी का मैस कितना है, जैसे कि मैं ऊपर बता के आई हूँ, वो 1 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम है या 3 किलोग्राम है। लेंथ को L से डिनोट किया जाता है, मैस को M से। इसी तरह से हमारे पास है टाइम, के इस वक्त कितना टाइम हो चुका है या कितना टाइम हो रहा है, तो टाइम को हम मेजर करते हैं T से। उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास बेस क्वांटिटी है, यानी आपके घर में करंट कितना आ रहा है, किसी वायर में करंट कितना जा रहा है, तो ये आपके पास एक बेस क्वांटिटी है जो बेस प्रोवाइड करती है अदर ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए। तो आपके पास एक वायर है, उस वायर के अंदर जो करंट का फ्लो है वो कितना हो रहा है, करंट को I से डिनोट किया जाता है। इसी तरह से आपके पास बेस क्वांटिटीज़ में से एक है टेम्परेचर, यानी किसी बॉडी का आपके पास टेम्परेचर कितना है, कोई बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, तो हम बता सकते हैं कि उसका टेम्परेचर कितना है। टेम्परेचर को कैपिटल T से डिनोट किया जाता है, टाइम को स्मॉल t से और टेम्परेचर को कैपिटल T से। इसी तरह से हमारे पास जो बेस क्वांटिटी एक आ जाती है वो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी जो लाइट आपके पास आ रही है उस लाइट की शिद्दत कितनी है, यानी सूरज से आने वाली रोशनी की शिद्दत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो आपके घर में एक छोटा बल्ब लगा हो। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को L से डिनोट किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास जो बेस क्वांटिटी आती है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ
सब्सटेंस, कि आपके पास कोई भी जो सब्सटेंस है वो कितनी मिकदार में है। यानी आपके एक बीकर में पानी है तो उस पानी में हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, या आपने एक सिलेंडर में गैस भरी हुई है, हाइड्रोजन गैस है अगर, तो उस हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है जिसको N से डिनोट किया जाता है। वहीं हम देख लेते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की कितनी एग्जाम्पल्स बन सकती हैं जो बेस क्वांटिटी से मिलकर बनी हों। आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी होगी कि आपके पास जो बेस क्वांटिटीज़ होती हैं वो 7 होती हैं: लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये आपको याद रखनी है। अगर पेपर में आपसे बेस क्वांटिटीज़ के मुतालिक पूछते हैं तो आपने उसकी 7 की 7 एग्जाम्पल्स लिखनी होंगी, कोई नहीं छोड़नी। वहीं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हमारे पास बहुत सारी हो सकती हैं जिनमें एरिया ये आपके पास कोई एक स्क्वायर है, इसका ये एरिया कितना है आपके पास। अब इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए आपको लेंथ को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। यानी ये जो लेंथ है ये बेस प्रोवाइड कर रही है एरिया के लिए। यहाँ पर देखा जाए तो एरिया किससे मिलकर बना है, बेस क्वांटिटी लेंथ से। यानी लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आएगा आपके पास। वहीं इसकी एक मिसाल हो सकती है वॉल्यूम। वॉल्यूम ये आपके पास कोई भी एक क्यूब है, मुकाब या डब्बा, आपने मेजर करना है कि इसके अंदर कितनी जगह है, आप इसके अंदर कितनी चीज़ रख सकते हैं, कितना पानी इसके अंदर डाल सकते हैं, कितनी रुई इसके अंदर फिट आ सकती है। तो ये बताएगा इस बॉक्स का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो होता है ये भी हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ होता है। यहाँ पर हमारे पास एरिया के केस में ये इसको आप लेंथ कहते हैं, इसको आप विड्थ कहते हैं। वहीं वॉल्यूम में इसको लेंथ, इसको विड्थ और इसको हाइट कहते हैं। ये वही चीज़ें हैं जो आप लोग अपने मिडिल स्कूल में या प्राइमरी स्कूल में पढ़ के आए हैं। अगर इसकी एक और मिसाल ली जाए ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की तो वो आपके पास आती है स्पीड। स्पीड आपके पास जो है वो होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस को एस से और टाइम को टी से डिनोट किया जाता है। अब अगर देखा जाए तो ये जो डिस्टेंस है आपके पास यही लेंथ है हमारे पास कि बॉडी जो है वो कितनी लेंथ कवर करती है। वहीं ये टाइम भी हमारे पास एक बेस क्वांटिटी है। यानी बेसिकली लेंथ और टाइम ये दोनों मिलके हमारे पास स्पीड बनाते हैं कि किसी बॉडी की स्पीड कितनी होगी या वो कितनी स्पीड के साथ मूव कर रही होगी। इसकी अगर और एक मिसाल ली जाए तो वो हमारे पास हो सकती है फोर्स। यानी ये आपके पास एक बॉक्स है, आप कितनी फोर्स लगाकर इसको पुश कर रहे हैं, आप कितनी फोर्स लगाकर इसको धकेल रहे हैं। कभी कभार आप फोर्स ज़्यादा लगाते हैं, कभी कभार फोर्स कम लगाते हैं, तो उस हिसाब से ये बॉक्स मूव करता है। तो फोर्स जो है ये हमारे पास मिलकर बनती है मास टाइम्स एक्सेलरेशन से। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो मास है ये तो बेस है, ठीक है, ये एक्सेलरेशन आपके पास बेस है या नहीं। एक्सेलरेशन जो है ये आपके पास भी ड्राइव्ड है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है ये खुद बेस क्वांटिटी से मिलकर बना है। जैसे ये एक स्पीड ले लेंगे आप, इसको वेलोसिटी कहा जाता है, vi डिवाइडेड बाय टाइम।
तो ये आपके पास एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड आती है। यानी जो फोर्स है वो आपके पास मास और एक्सेलरेशन से मिलकर बनी है। वहीं अगर देखा जाए मास हमारे पास बेस क्वांटिटी है, लेकिन एक्सेलरेशन हमारे पास फिर से ड्राइव्ड क्वांटिटी आ जाती है। लेकिन ये ड्राइव्ड क्वांटिटी भी तो देखें, ये बेस क्वांटिटी से मिलकर बनी है, स्पीड और टाइम। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि ये जो स्पीड है ये भी तो ड्राइव्ड है, लेकिन आप ऊपर देख सकते हैं कि जो हमारे पास ये स्पीड है ये खुद आपके पास बेस क्वांटिटी से मिलकर बनी हुई है। यानी एट द एंड अगर हम किसी चीज़ को तोड़ते जाएं तो हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ ही निकल कर आती हैं। मैं दोबारा से बता देती हूँ, यहाँ पर VF या VI दोनों में से कोई भी हो तो ये S/T से मिलकर बनी है। SF यानी फाइनल पोजीशन उसकी, और VF इनिशियल पोजीशन या इनिशियल डिस्टेंस कह सकते हैं आप। यहाँ पर हमारे पास जो एरिया है इसको A से डिनोट किया जाता है। हम एरिया को A से, वॉल्यूम को V से, स्पीड को स्मॉल v से, फोर्स को कैपिटल F से शो करते हैं। तो ये हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की कुछ मिसालें थीं। अगर पेपर में आपसे ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के मुतालिक पूछते हैं तो आपने डिफ़ाइन के साथ साथ कुछ एग्जांपल्स लिखनी होंगी। आपको जितनी एग्जांपल्स याद रह जाएं आप उतनी लिखते हैं। 2 याद रहती हैं 2 लिखते हैं, 4 याद रहती हैं 4 लिखते हैं। लेकिन बेस क्वांटिटीज़ के केस में आपने 7 की 7 एग्जांपल्स देनी होंगी। आपने देखा कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जिसकी बिना पर हम एक फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को दूसरी फ़िज़िकल क्वांटिटी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं या मुआवजा कर सकते हैं। हमने देखा बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और इनकी एग्जांपल्स भी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि बेस क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए बेस यूनिट्स होते हैं और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए ड्राइव्ड यूनिट्स होते हैं।